लिंक हुआ है रजिस्ट्रेशन करने का वो आज से शुरू हो गया है। दोस्तों जैसे कि मैंने आप सबको बताया था, कोल इंडिया 2026 अपने 660 पोस्ट फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट जिसकी सैलरी करीब 1,80,000 के करीब रहने वाली है, उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक था वो आज से शुरू हो गया है। मैंने कोल इंडिया के ऊपर पहले ही 2 से 3 वीडियो बना दिया हूँ, आप उसे एक बार देख लीजिए। उन वीडियो में सबसे पहले तो एक वीडियो में सिर्फ सैलरी के बारे में, अगर आपने सिर्फ सैलरी वाला वीडियो भी देख लिया तो दोस्तों आप ना चाहते हुए भी आपका मन इसी एग्जाम को पढ़ने का करेगा और आप चाहोगे कि आप इसे क्रैक कर लो। दूसरा वीडियो जो था जिसमें मैंने पूरा नोटिफिकेशन के बारे में बताया था कि कितनी सारी पोस्ट है, कौन कौन एलिजिबल है, कहाँ एग्जाम सेंटर रहेगा, कैसा एग्जाम होगा, सीबीटी होगा कि ऑफलाइन होगा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, कितने मार्क लाना है, वो सब मैंने आपको बता दिया था। और एक वीडियो है जो सैलरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रांच वाइज कट ऑफ। क्योंकि अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको यही नहीं पता कि मुझे कितने मार्क्स चाहिए इसको पास होने के लिए, तो दोस्तों तब आप वो एग्जाम को क्रैक ही नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने कौन से ब्रांच को कितने मार्क्स चाहिए 200 में से एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया हो। आप उस एक बार वीडियो को जाके जरूर देखें ताकि आप जो ब्रांच से हो आपको आइडिया आ सके कि मुझे कितने मार्क्स चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि कोल इंडिया रिक्रूटमेंट एमटी रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन नेम कोल इंडिया, इसका जो एडवर्टाइजमेंट आया था वो 5 मई को आया था और जो पोस्ट का नाम है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है। टोटल 660 पोस्ट है और जॉब लोकेशन आपकी अक्रॉस इंडिया रहेगी। इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ऑनलाइन रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 डे एग्जाम रहने वाला है। इसका जो पे स्केल है वो 60,000 से लेकर 1,080 तक है। तो दोस्तों ये था। अब मैं इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो इसका नोटिफिकेशन 5 मई को रिलीज हुआ था और इसका जो अप्लाई डेट है वो आज से ही है, मतलब आज से ही आपको अप्लाई करना शुरू करना है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 जून है और इसका जो एग्जाम होगा वो जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में टेंटेटिव एग्जाम डेट दिया गया है। इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो आपको 1,080 रुपये देना है, 1,180 रुपये देना है। अगर आप ST SC PW कैंडिडेट हो तो आपको 0 रुपये फीस पेड करनी है। इसकी वैकेंसी डिटेल ये है, एक बार आप उसे जरूर देख ले कि किस ब्रांच के लिए कितनी सारी वैकेंसी। जैसे अगर आप सिविल में है तो आपको 178 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल को 221, मैकेनिकल को 145, सिस्टम 43, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन 38, जियोलॉजी 15, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 11। आप ये सब चीजें एक बार देख सकते हो क्योंकि मैं अभी इसको अगर एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफी 1 घंटे की हो जाएगी, इसलिए मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसका जो एक्सप्लेनेशन की कौन सा ब्रांच एलिजिबल है उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आप उसे एक बार जाकर जरूर देख ले। आप उसको 2x के स्पीड से भी देखोगे तो भी आप वीडियो को 10 मिनट का वीडियो 5 मिनट में खत्म कर सकते हो। इससे आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि कौन कौन इस एग्जाम का फॉर्म भर सकता है और कौन कौन नहीं। इसमें तो कंपनी सेक्रेटरी मतलब बीकॉम वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60%, सिस्टम बीटेक बीएससी सीएस आईटी एमसीए, जियोलॉजी MS MTech जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिग्री, राजभाषा MA हिंदी, ये सब आप देख सकते हो। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम 30 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स चाहिए और जो ओबीसी ST SC उनके लिए आप इस तरह का एज रिलैक्सेशन उनको मिलेगा। आप देख सकते हो 3 ईयर्स 5 ईयर्स और PWD को 10 से 15 साल और जो एक्स सर्विस मैन है उनको एज पर रूल्स और CL अगर आप कोल इंडिया के पहले से एम्प्लॉय हो तब आपको कोई एज लिमिट आपके लिए नहीं है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। और इसका सैलरी आप ये देख सकते हो कि जब आप इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड पर रहोगे तब आपको 60,000 रुपये मिलेगा। जैसे आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म होगा तब आपकी सैलरी जो मिलने वाली है आपको साल का 20 लाख रुपए मिलने वाला है। दोस्तों साल का 20 लाख रुपए, वो भी सरकारी नौकरी में, 2 दिन ऑफ 5 दिन वर्क, तो आप एक बार का समझ सकते हो कितना बढ़िया है। इसमें सबसे बड़ी एक बात यह है कि इसका जो सर्विस बॉन्ड है 60 मंथ का है, मतलब आप 5 साल से पहले आप नौकरी नहीं छोड़ सकते। और ऐसे भी कौन ऐसी नौकरी छोड़ना चाहेगा जहाँ कुछ काम ही नहीं करना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका जो कोल इंडिया एमटी रिक्रूटमेंट इंपॉर्टेंट लिंक, तो दोस्तों मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आपको अप्लाई कर लेना है। सबसे पहले हम चलते हैं, या मैंने अप्लाई का बटन क्लिक किया और इसके बाद से ये जो कोल इंडिया की वेबसाइट है वो पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो तो आपको लॉगिन करना है, अगर आप नए रजिस्टर हो तो आपको रजिस्टर करना है। आप जो रजिस्टर करोगे वो OTR है, मतलब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो जब तक आप रहोगे
और आपकी जो कोल इंडिया की वैकेंसी रहेगी उसमें आपका यही OTR काम आने वाला है। इसे आप ध्यान से कान कान खोलकर सुन लीजिए। इसमें ना आपका नाम चेंज होगा बाद में, ना आपकी पोस्ट चेंज होगी, कौन से पोस्ट से आप भर रहे हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच मतलब ब्रांच से। उसके बाद ना आपका ईमेल आईडी चेंज होगा और ना ही आपका ये चेंज होगा, क्या, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और एड्रेस। ये 5 चीज कभी चेंज नहीं होगा। ये आप लाइफ टाइम रहेगा। और आपका फुल नेम, आप जो कैंडिडेट का फुल नेम है आपको वो लिखना है, इसलिए ये कभी चेंज नहीं होगा। आप इस हिसाब से अपना देख लीजिए कि आपको यही चीज मिलने वाला है। तो दोस्तों इसमें आपको अपना पोस्ट सिलेक्ट करना है कि आप कौन से ब्रांच से भर रहे हो। जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल से भरा था तो मैं इलेक्ट्रिकल सिलेक्ट करूंगा तो उसमें पोस्ट कोड ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद मेरा अपना कैंडिडेट पूरा नाम लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद फिर आपको या कंफर्म मोबाइल नंबर क्लिक करना है। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ कंफर्म ईमेल एड्रेस करना है। उसके बाद आपको जनरेट OTP करना है। आप जैसे ही पूरा लिख लोगे तब आपको एक OTP आएगा आपका मोबाइल और ईमेल एड्रेस पर। वो OTP आपको यहाँ डालना है। OTP डालने के बाद आपको यहाँ डिक्लेरेशन पे आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये जो कैप्चा है, कैप्चा कोड कंप्लीट कर लेना है। आप जैसे कैप्चा कोड कंप्लीट कर लोगे आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल एड्रेस पर एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और रजिस्ट्रेशन पासवर्ड रहेगा। और रजिस्ट्रेशन आईडी और रजिस्ट्रेशन पासवर्ड से आप आगे का फॉर्म आपको भरना है। चलिए मैं लॉगिन करता हूँ कि मेरे पास, मेरा पहले से मैंने लॉगिन कर लिया था तो मेरे पास मेरा आईडी और रजिस्ट्रेशन आईडी है। तो देखिए मेरा पासवर्ड ये है। तो यहाँ मैंने पासवर्ड डाला। उसके बाद मेरा आईडी, ये आईडी मेरा, तो यहाँ से मैंने आईडी डाल दिया। उसके बाद 838322 यहाँ से मैं लॉगिन करूँगा। जैसे ही लॉगिन करूँगा मेरा एप्लीकेशन खुल जाएगा। आप इसको सेव भी कर सकते हो या नहीं चाहो तो आप इसको हटा भी सकते हो, लेकिन मैं सेव कर देता हूँ कि फ़ोन में रहना चाहिए, लैपटॉप में रहेगा तो अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ से क्लोज करना है। फिर आपका ये जो OTR है आपको पूरा दिख जाएगा, आपने कौन सा पोस्ट पे अप्लाई किया है, क्यों अप्लाई किया, सब आपको दिख जाएगा। उसके बाद मुझे गो टू एप्लीकेशन पर जाना है। यहाँ आपको आने के बाद, ये फॉर्म पे आने के बाद आपको गो टू एप्लीकेशन जाना है। आपका जब लॉगिन आईडी आपसे आप ओपन कर लोगे तब। उसके बाद फिर आपको अपने आगे का फॉर्म फिल करना है। से लोडिंग हो रहा है। उसके बाद आप देखिए ये मेरा पर्सनल डिटेल, पहला वाला पर्सनल डिटेल, उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल, फिर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस और डॉक्यूमेंट और पेमेंट। लास्ट चीज डॉक्यूमेंट और पेमेंट है। इसके बाद आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। आप यहाँ सिलेक्ट करोगे फिर आपको अपना मेल फीमेल अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है कि आप कौन से डेट ऑफ बर्थ से आ रहे हो। आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद आपको यहाँ आके सिलेक्ट कर देना है। तो आप 26/6/2000 मेरा डेट ऑफ बर्थ आ गया। उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा कैटेगरी से आते हो। अगर आपने जैसे अगर आप दूसरा कोई कैटेगरी का डालोगे तो आपको कैटेगरी जो है आपको उसका बाद में सर्टिफिकेशन आपको दिखाना पड़ सकता है। इसलिए आप जो कैटेगरी से हो वही कैटेगरी से फॉर्म फिल करो, नहीं तो बाद में आपको बहुत दिक्कत होगी और आपका कैंडिडेट कैंसिल हो सकता है अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया है तो। और ये अभी सिर्फ इसी एग्जाम के लिए वैलिड नहीं रहेगा, ये ओवरऑल जितना भी कोल इंडिया का तरफ से जो भी वैकेंसी आएगी जब आप तक आपके एज तक, तब तक के लिए आपका कैंडिडेट हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन है एकदम सही सही दो। उसके बाद अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है तो आप नो करो। उसके बाद है तो आप ये कर दो। उसके बाद अपने पापा का नाम लिख दो। पापा का नाम आप लिखने के बाद फिर आपको यहाँ से अपने मम्मी का नाम लिखना है। मम्मी का नाम लिखोगे आप। उसके बाद अपना मटेरियल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हो तो मैरिड करो, अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो अनमैरिड करो। अगर आप बाकी उसमें अपनी देख सकते हो कि आपका कौन सा है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। उसके बाद आपको रिलीजन डालना है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, सिख, आप सबको अपना रिलीजन डालना है। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ लिखना है। आधार कार्ड का नंबर आपको कंपलसरी इसलिए लिखना है क्योंकि उसके बाद आप फॉर्म की लास्ट में उस पर एक OTP आने वाला है, इस वजह से आपको अपने आधार कार्ड का नंबर लिखना है। वो भी सिर्फ आपको लास्ट 4 डिजिट लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। तो समझे, सिर्फ आपको अपने आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट लिखना है। उसके साथ साथ आपको अपने टेस्ट सिटी सेंटर, दोस्तों जो प्रीफेड टेस्ट सिटी है, आपको वहां से जो आप कहाँ से फॉर्म भरना चाहते हो, मतलब आप कहाँ से एग्जाम देना चाहते हो, जो आपका CBT का सेंटर रहेगा वो कहाँ रहेगा, तो आपको वो सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यूपी से हूँ तो मैंने अलीगढ़ से हूँ तो मैंने अलीगढ़ चूज़ कर लिया। उसके बाद मैं प्रयागराज चूज़ करूँगा क्योंकि आसपास ही है। उसके बाद मैं आगरा चूज़ करूँगा। तो आप जैसे ही अगर आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हो वो सिटी अगर आपका नहीं है तो उसके आसपास का सिटी आपको भरना है ताकि आपको उन तीनों में से कोई भी एक सेंटर मिल जाए। उसके बाद आर यू पर्सन विथ मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, तो अगर आप येस है तो येस करें, नो है तो नो करें। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो येस करें, अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो नो कीजिए। उसके बाद क्या, अगर आप प्रीवियस
अगर आप यस करोगे तब आपको ज्वाइनिंग डेट, उसके बाद अपना जो सर्विस कट ऑफ डेट, वो सब आपको भरना पड़ेगा, तो अपने हिसाब से भर लीजिएगा। मैं नो कर रहा हूँ। उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद अगर आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया और सब्सिडी कंपनीज, अगर आप कोई पीएसयू में जॉब करते थे या अगर उसके एम्प्लॉय हो तो आप यस कीजिए, अगर नहीं हो तो नो कीजिए। उसके बाद आर यू गवर्नमेंट पीएसयू एम्प्लॉय, अगर आप क्या कोई सरकारी कर्मचारी हो तो आप अगर हो तो यस कीजिए, नहीं हो तो नहीं कीजिए। उसके बाद आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये वाला है कि दोस्तों, प्रेफरेंस पोस्टिंग विच विल बी यूटिलाइज्ड ओनली इफ सिलेक्टेड। इसका मतलब ये हो कि आप जो भी आप ये अपनी पोस्टिंग आप जहाँ, जैसे मैं यूपी से हूँ तो मैं चाहूँगा कि मुझे नॉर्दर्न जो रीजन है वहाँ जॉब मिले। अगर आप साउथ से हो तो आप चाहोगे साउथ से जॉब मिले। अगर आप महाराष्ट्र से हो आप चाहोगे कि ईस्ट या वेस्ट में मुझे जॉब मिले। तो आप उस तरीके से अपना वो कर लीजिए, अपना सर्च कर लीजिएगा कि आपको कहाँ से नौकरी करनी है। ऐसा ना हो जाए कि आप रहते हो यूपी में और आप जॉब कर रहे हो महाराष्ट्र में, तो ऐसा नहीं। आप जो रीजन में रहते हो आप वही रीजन सिलेक्ट कीजिए, ताकि आपको जो नौकरी मिले आपको वही नौकरी मिले और कहीं नहीं। आपका सेकंड चॉइस भी आपको वही देना है कि आप वही नौकरी करना। अच्छा, इसमें सेकंड चॉइस नहीं, आपको सेकंड चॉइस दूसरा देना पड़ेगा। सॉरी, आपको सेकंड चॉइस आप दूसरा कर लीजिए, जैसे आप सेंट्रल कोल इंडिया लिमिट कर दीजिए जो आसपास है। उसके बाद यहाँ से फिर आप महानदी कोल इंडिया लिमिटेड कर लीजिए। तो ये जो 3 चीज़ें ये आपको काफ़ी देख के फिल करना है, क्योंकि अगर आप सिलेक्शन हो जाता है तो हर कोई चाहता है कि मुझे मैं नौकरी जहाँ करूँ मेरी फैमिली के साथ करूँ, इसलिए वो जगह काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। तो इसको सेव और नेक्स्ट करके आप नेक्स्ट इस पर आ जाइएगा। जैसे यार डाटा सेव सक्सेसफुल, उसके बाद आपको ओके कीजिएगा तो आपका पर्सनल डिटेल, आपको फिर यहाँ अपना एड्रेस डालना है कि आप कहाँ से रहते हो। तो जैसे मैंने XYZ डाल लिया, अपना पूरा एड्रेस डालिएगा। उसके बाद जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो स्टेट का आपको पूरा नाम डालना है कि कहाँ से आते हो। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से आऊँगा तो मैंने उत्तर प्रदेश लिख लिया। उसके बाद इंडिया, उसके बाद सिटी आगरा और सिलेक्ट उत्तर प्रदेश। फिर वहाँ आपको पिन कोड डालना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस दूसरा है तो नो कीजिए, अगर सेम है तो यस कीजिए। उसके बाद आपको फिर अपना जो परमानेंट एड्रेस आपको उसका पिन कोड डालना है कि आप कहाँ रहते हो, उसका पिन कोड डाल दीजिए। तो जैसे मैं आगरा में रहता हूँ तो मेरा पिन कोड है 282001, ये मेरा पिन कोड है। तो मैं यहाँ का रहवासी, इसलिए मैंने यहाँ का पिन कोड डाल दिया। तो ये एड्रेस बाद में से ये आप एडिट कर सकते हो, लेकिन क्यों बाद में करना, अभी जहाँ आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस डाल दीजिए और उसको यस कर लीजिए। इज योर परमानेंट, यस कर लीजिए। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। अरे इसमें एक मिनट, इसमें मुझसे गड़बड़ हो गई, मैंने सिलेक्ट नहीं किया। हाँ, सेव एंड नेक्स्ट। अब सेव एंड नेक्स्ट हो गया, यस। ओके क्लोज। ये देखिए छोटी छोटी चीजें बता रहा है, यस। अब यस आएगा। अब देखिए अब सिलेक्ट हो गया होगा। सेव एंड नेक्स्ट। हाँ यस, कुछ तो हाँ, डाटा सेव सक्सेसफुली। उसके बाद मुझे क्वालिफिकेशन डालना है कि मैंने कहाँ से क्वालिफिकेशन किया है। तो मेरा जो बोर्ड है वो यूपी बोर्ड है। तो आपका जो भी बोर्ड है वो बोर्ड का आपको पूरा नाम लिखना है। यूपी बोर्ड, आपका जो उत्तर प्रदेश, आपका जो भी बोर्ड है, आप जो भी बोर्ड से आपने 10th पास किया होगा बोर्ड का नाम लिखना है। जैसे किसी ने महाराष्ट्र से किया होगा, किसी ने मध्य प्रदेश से किया होगा, तो उस बोर्ड का नाम आपको लिखना है। और आप कब डेट ऑफ पासिंग, अपने एग्जाम कब पास किया था उस डेट का आपको तारीख लिखना है। एकदम आपके जो मार्कशीट में लिखा होगा आपको वो तारीख लिखना है, कोई गलत तारीख नहीं लिखना है। इसलिए आप एक बार चेक कर लीजिए कि आप कहाँ कब की तारीख लिख रहे हो और कौन से महीने की तारीख लिख रहे हो, ताकि क्योंकि बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो काफ़ी दिक्कत होती है। इस वजह से आपको कोई ये नहीं लेना है कि जब डीवी के समय ये लोग कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत करते, इसलिए आपको अपना जो भी आपका डेट है कि आपने कब पास किया था, तब आपको वो डेट एकदम एग्जैक्ट डेट डालना है। तो मैंने यूपी कॉलेज से मैंने पास किया था। तो ये आगरा कॉलेज से, तो आगरा कॉलेज का नाम, आगरा स्कूल का नाम लिख लिया मैंने। और आप अपने अपने स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद आपने 12th कहाँ से पास किया था वो 12th आपको लिखना है कि 12th डिग्री आपने कहाँ से पास किया था। तो भी मैंने यूपी बोर्ड से किया था, यूपी बोर्ड। और वैसे भी देखिए इसमें 12th का इन्फॉर्मेशन डालना कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम तो भी डाल देते हैं, क्यों रिस्क लेना।
उसमें आप कोई भी डाल, क्योंकि जिसमें आपका स्टार हैश दिख रहा है रेड कलर में, आपको वही इन्फॉर्मेशन डालना है। अगर आप वो गलत इन्फॉर्मेशन डालोगे तो ये हो सकता है कि आपको कहीं बाद में डीवी के समय आपको दिक्कत ना हो जाए। इसलिए मैं आप कोई दिक्कत ना करे, आप जो भी इन्फॉर्मेशन आप सही से इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। राम कॉलेज, तो ये था। उसके बाद आप डिप्लोमा डालिए। उसके बाद आपको ये, आप अगर आपने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा लिखिए। अगर आपने ये HSC किया है, मतलब 12th पास किया, तो 12th की। जिसके बाद आपको यहाँ अपना स्ट्रीम डालना है कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया, वो ग्रेजुएशन डालना है। उसके बाद आपको अपने ग्रेजुएशन कॉलेज स्कूल का नाम लिखना है। तो मैंने ग्रेजुएशन अलीगढ़ से किया था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, वो लिखिए। उसके बाद अपना स्पेशलाइजेशन किस में था, तो मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नॉर्मल था, तो मैं वो लिखूंगा। उसके बाद रिजल्ट, सिलेक्ट रिजल्ट, पास। अगर आप पास है तो आप पास कीजिए, अगर आप मतलब अपीयरिंग है तो अपीयरिंग कीजिए। डेट ऑफ पासिंग में अभी 2024 का पास आउट, तो मैं 2024 लिखूंगा। 2024 मैंने अगस्त में पास किया था, तो अगस्त तारीख लिखूंगा। उसके बाद आपका परसेंट में निकलता है तो परसेंट लिखिए, और CGPA में आता है रिजल्ट तो CGPA में लिखिए। तो मैं CGPA में लिख देता हूँ। CGPA में मुझे 8.3 CGPA मिला था, मैं 8.3 लिखूंगा। टोटल CGPA 10 था और मेरा परसेंट हो गया टोटल 82। आप परसेंट एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, एक बार आप परसेंट कैलकुलेट कर लीजिएगा। हाँ मैंने 82 की जगह, हाँ 82, हाँ एक बार आप परसेंट देख लीजिएगा, आपका परसेंट कितना है, एक बार उसे ये कर लीजिए। अगर आपने कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन किया है तो उसको ऐड कीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो उसको ऐड कीजिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस डाल दीजिए। आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक्सपीरियंस मत डालिए, क्योंकि अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाल दोगे तब आपको काफ़ी दिक्कत होगी। अगर आपने नहीं डाला है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है नहीं, आपने गलत डाल दिया, तो वो जबरदस्ती क्यों किसी रिस्क लेना। और एक चीज़ है, अगर एक्सपीरियंस का फायदा आपको तब मिलेगा जब 2 या 3 कैटेगरी स्टूडेंट के सेम मार्क्स रहेंगे, तब उनको एक्सपीरियंस का फायदा मिलेगा। इसलिए अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक्सपीरियंस मत डालिए। उसके बाद आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। मैंने हर इन्फॉर्मेशन सेव कर दिया, अब वो डाटा सेव हो रहा है। जैसे यहाँ लिख के आएगा ऊपर से तो हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए डेटा सेव सक्सेसफुली। उसके बाद मुझे यहाँ फिर अपना सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद मुझे अपनी ऑनलाइन फीस जमा करना है। जैसे मैं फीस जमा करूँगा तो यहाँ से फिर मुझे सबमिट करना है, और उसके बाद मुझे पेमेंट कर देंगे। उसके बाद मेरा फाइनल सबमिशन सब आ जाएगा। जब मेरा फाइनल सबमिशन आएगा तो उसका फॉर्म का प्रिंट आउट ले लीजिएगा। दोस्तों ये था कोल इंडिया का फॉर्म कैसे फिल करना है, उसके बारे में एकदम बेसिक डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। आप उसे अच्छे से फिल कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट अभी तुरंत ही लिंक आई है, तो मैंने तुरंत, मेरे पास डॉक्यूमेंट तो नहीं है इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको करके दिखा दूंगा। अभी आप ऐसे ही कीजिए। और एक बार आप इस जो ये दिया है कि ये इसका जो केबी, अच्छा इसमें केबी का कोई झंझट नहीं है, आप कितने भी केबी का अपलोड कर सकते हो, तो आप उस देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई और भी डाउट हो सके मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसको सॉल्व जरूर करूँगा। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो आज ही दोस्तों। और अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, ताकि मैं उस पर नए नए अपडेट्स लाता रहूँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप मेरी जो ब्रांच वाइज कट ऑफ उससे एक बार जरूर देख लीजिए, और जो उसके बाद जो इसकी सैलरी है वो भी एक बार जरूर देखिए, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए।